Hello everyone, I am Namta Khanna and today I am going to present a presentation on evoke emotional appeal. तो सबसे पहले इमोशनल अपील होता क्या है? इमोशनल अपील है जब हम कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट या वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो मेरे ऑडियंस को, जिनके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, उनको मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं. लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ मैकडी. अगर मैं किसी के सामने मैकडी का नाम लेती हूँ तो उनके माइंड में क्या आता है? मैकडोनल्ड्स का बर्गर और उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स और उनकी आइसक्रीम्स ये सब आती हैं. तो ये एक होता है इमोशनल कंटेंट जो कि ऑडियंस अपने ब्रांड के साथ जुड़ी है. वैसे ही प्रेजेंटेशन देते हुए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैं उनके साथ एक इमोशनल अपील बनाऊँ. इसके बाद अकॉर्डिंग टू विलियम बर्चबैच, you can say the right thing about a product and nobody will listen. You have to say it in their gut because if they do not feel it, nothing will happen. It says कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है इसलिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनका, वो इंटरेस्टिंगली नहीं सुनेंगे. लेकिन अगर हम उसके अंदर कुछ अलग से ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसे इमोशनल कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेरी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी बनाए रखेंगे सुनने के लिए. तो वही विलियम बर्चबैच कह रहा है कि अगर आप किसी को कुछ भी बताते जाओ अपने प्रोडक्ट के बारे में राइट थिंग्स, तो वो नहीं सुनेंगे. जब तक वो उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तो तब तक आपके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. उसके बाद आता है कि हम कैसे इवोक करें इमोशनल अपील को. सबसे पहले आता है कनेक्ट विद ऑडियंस इमोशंस एंड रिपीट द मैसेजेस. इसके अंदर क्या आता है कि हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था मार्टिन लूथर किंग का. इसमें उसने क्या किया था, 16 मिनट्स की स्पीच दी थी और उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहा एंड तक उसकी चीज़ों को सुनने में. ऐसा क्यों? उसने सीधा आके डायरेक्टली अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं करनी थी. उसने इनडायरेक्ट वे में अपनी ऑडियंस को अपनी इन्फॉर्मेशन दी. लाइक उसने कहा आई हैव अ ड्रीम. तो लोगों का पूरा जो इंटरेस्ट था, पूरा ध्यान कहाँ चला गया? उस ड्रीम पे. उनको ये लगा कि ऐसा क्या बताने वाला है हमें ड्रीम में, ऐसा क्या हो. वैसे ही हमें भी जब एक प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें भी कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट या ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिससे मेरी ऑडियंस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. उनको ऐसा लगे ये क्या बोलने वाली है आके. जैसे मैंने मैकडी का एग्जाम्पल लिया था, जब मैंने मैकडी लिया और उसके बाद जैसे मैं अपने बोलूँ और मेरी कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे उनका क्या ध्यान होगा? यार ये मैकडी और ये अपने आप को रिलेट करने वाले, क्या होने वाला, कैसे होगा. और साथ साथ रिपीट द मैसेजेस. इफ़ यू थॉट कि ऐसे जो मेरी ऑडियंस है कुछ पॉइंट्स भूल सकती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप उसको क्या करो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर 2 टाइम 3 टाइम उसको रिपीट करो ताकि आपकी ऑडियंस भूले ना और स्पीच आपकी या प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी जाए. नेक्स्ट इज कंसीडर द एग्जिस्टिंग इमोशनल कॉम्पोनेंट्स. एग्जिस्टिंग इमोशनल कॉम्पोनेंट्स इज जो एग्जिस्ट करता है हमारी ऑडियंस के अंदर, जो आपको पता है कि अगर मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगी तो ऑडियंस इस चीज़ के साथ पहले से इमोशनली अटैच्ड रहता है. जैसे मैंने बोला कोका कोला का नाम लिया, तो जो मेरी ऑडियंस है वो पहले से ही कोका कोला के ब्रांड से अटैच्ड है. मैं कहती हूँ फिलिप्स, आपके माइंड में आता है उसका टीवी या वो आता है उसका प्रिंटर, है ना. तो आप उस ब्रांड से पहले से अटैच हो. तो हमें ऐसे कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी ऑडियंस पहले से ही अटैच्ड है. ये हमारे एग्जिस्टिंग इमोशनल कंपोनेंट्स, और ऐसे कंपोनेंट्स हमें हमेशा माइंड में रखने चाहिए ताकि जब भी हम प्रेजेंट कर रहे हो तो हम अपनी जो इमोशनल अपील करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के सामने वो हो सके और उनका इंटरेस्ट हमारे अंदर बना रहे प्रेजेंटेशन की एंड तक. थर्ड आता है थिंक अबाउट द इमोशंस विच कैन बी ब्रॉट फॉरवर्ड. इसमें क्या होता है कि ऐसे इमोशंस जो आप यूज़ करो, मतलब इस तरीके के इमोशंस यूज़ करो जो आप इन्फॉर्मेशन उनको देना चाहते हो वही इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही हो. जैसे नेहा मैम ने हमें कंपनी लॉ समझाने के लिए, मतलब जो सेपरेट एंटाइटी थी, लीगल एंटाइटी, उसको समझाने के लिए मैम ने हमें सोलोमन का केस सुनाया. लेकिन एग्जैक्टली वो हमें क्या बताना चाहती थी कि जो कंपनी है और जो उसके डायरेक्टर्स है दे आर डिफरेंट, वो एक नहीं है. तो उन्होंने क्या किया कि थ्रू द कंपोनेंट हमें बताया, लेकिन इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें वही दी जो एग्जैक्टली वो हमें बताना चाहती थी. इसमें भी यही होता है. इसमें हम 3 वेज यूज़ करते हैं. सबसे पहला आता है लाइकेबिलिटी. जैसे हम नेहा मैम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैम जो भी पढ़ाती है इसलिए वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. इसमें यही है, ये प्रूवन फैक्ट है. जब हमें प्रेजेंटर अच्छा लगेगा तो वो जो भी प्रेजेंट करेगा प्रपोजल वो हमें और भी अच्छा लगेगा. सेकंड आता है एंजाइटी. एंजाइटी का मतलब होता है मतलब हमारी ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट होल्ड करवाना एंड सस्पेंस क्रिएट करना अपने ऑडियंस के अंदर. जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब
कोई सॉन्ग रिलीज़ होता है तो वो क्या करते हैं सॉन्ग इंडस्ट्री की, हमारे सामने कुछ सेकंड्स का ट्रेलर ला के रख देते हैं। वो ट्रेलर से हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है, सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे होता है, जैसे फिल्म का ही है, कोई हॉरर फिल्म आती है तो हमारे सामने जब उसका ट्रेलर आता है तो हम सस्पेंस में रह जाते हैं कि यार आगे क्या होने वाला है, ये है वो है। तो एंजाइटी यही होता है कि आपकी ऑडियंस के अंदर एक सस्पेंस है, एक मतलब होता है ना कि जैसे बिग बॉस है कि बिग बॉस के कौन से कंटेस्टेंट आने वाले हैं, क्या होने वाला है, एकदम सस्पेंस बना रहे हैं, इंटरेस्ट होल्ड रहे कि यार क्या होने वाला है आगे। थर्ड आता है ईगो बूस्ट करना। ईगो बूस्टर्स जैसे हमें कहा जाता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो जो उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उनको बताओ। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ तो जो उसकी मोस्ट बेनिफिट्स है मैं पहले वो बताऊँगी। इससे क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस होती है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट रहती है, उनका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होता। उसके बाद आता है इमोशनल हॉनेस्टी। इमोशनल हॉनेस्टी में हम बात करते हैं जब भी आप अपने बारे में बता रहे हो, जो भी बता रहे हो जैसे आप हो वैसा ही बताओ, कुछ गलत बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वही चीज़ बताओ जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है। आप जो भी अपने बारे में बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ऑप्शन जो आप देने वाले हैं, न्यू आइडिया के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी एवरीथिंग जो भी आप बता रहे हो अपने प्रेजेंटेशन में, सब कुछ हॉनेस्ट होना चाहिए। अगर आप डिसऑनेस्टली अपना वर्क करते हो, डिसऑनेस्टली प्रेजेंटेशन करते हो, आपने बोला कि मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आपका जो स्किन है वो बिल्कुल ग्लो हो जाएगी, फ्लॉन्ट हो जाएगी और साथ ही साथ गोरी हो जाएगी। हो सकता है उसी में से किसी ने आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रखा और वो आपको बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हैव अ प्रूफ बिकॉज आई यूज़ इट। तो क्या हुआ, इससे जो आपकी क्रेडिबिलिटी आपने बनाई थी वो पूरी लॉस्ट हो गई। तो बी हॉनेस्ट व्हाइल यू गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर आता है अलिंगिंग योर मैसेज एंड योरसेल्फ पर्सनली। इट मीन्स अगर आप अपनी चीज़ को समझाने के लिए कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो टॉक करो, अपनी ओन वर्ड्स को स्प्रेड करो। कभी भी आप जो स्क्रिप्ट में आप पढ़ के आए हो वो मत बोलो। जो आप अपने ओन चीज़ें बताओगे ना, ओन एक्सपीरियंस बनाओगे, ओन प्रोडक्ट्स जैसे, और अपने खुद के ऑप्शंस के बारे में, खुद के आइडियाज़ के बारे में बताओगे तो आप कन्विंसिंग रहोगे, आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे। तो आप अपने सामने वाले ऑडियंस को समझा पाओगे, उनके साथ एक इमोशनल अपील बना पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स है प्रेजेंटेशन के। दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द हार्ट नॉट द स्क्रिप्ट। बिल्कुल हमारा लास्ट पॉइंट की तरह है, अलिंगिंग योर मैसेज एंड योरसेल्फ पर्सनली। जब भी हम कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो हमें किसे अपने इमोशनल कन्वे करने चाहिए उसमें, वही हमारी एक परफेक्ट स्पीच होती है। जब तक हमारे अंदर कुछ इमोशनल नहीं होगा तब तक हम सामने वाले में इमोशनलिटी नहीं ला सकते। तो जब भी आप कुछ भी कहो तो स्पीक योर ओन वर्ड्स। जब भी आप अपने इमोशंस कन्वे करोगे तब भी आपको स्पीक योर ओन वर्ड्स help you to maintain an emotional appeal between you and your audience। फिर आता है यूज़ ह्यूमर केयरफुली। जब हम ह्यूमर्स का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, कुछ ह्यूमर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या आता है कुछ ह्यूमर्स